नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है आपका उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन क्लास। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों में मैराथन क्लास शुरू की जाएगी। अब चूंकि आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को है, 25 अप्रैल 2021 को फिक्स हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। और जो कि आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है, सभी को मालूम होगा। तो 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। और साथ ही साथ जो लोग ये पूछ रहे थे कि शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड सेम आएगा या अलग अलग, तो सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। तो 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, सभी को मालूम होगा। तो एटलीस्ट आपको 25 क्वेश्चन सही करके आने हैं, ये कोशिश करनी है आपको। तो मैराथन क्लास हम करने वाले हैं आज 70 को के आसपास यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो 70 के 70 या जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अटैम्प्ट करके देखना है और कोशिश करनी है सारे आंसर यहाँ पर करने की। तो 70 क्वेश्चन करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन क्लास। आज पहली क्लास है। एग्ज़ाम से पहले पहले 2 या 3 या जो भी होगा यहाँ पर उतने और मैराथन क्लास कर लेंगे। एटलीस्ट 2 क्लासेस और हम कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, 25 तारीख से पहले। बीच बीच में आपके कुछ और क्लासेस भी आते रहेंगी। आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं। वैसे कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाएं, जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लेकिन सिलेबस भी देखा जाए तो आपका लगभग उसमें सारी चीज़ें ही हैं, तो लगभग आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर एक बार ज़रूर देख ले। वो मैंने 2 पेपर तो करवा दिए हैं, उत्तराखंड जनरल एलटी जनरल के लिए और दूसरा एलटी हिंदी के लिए। और कल या परसों में आपका उत्तराखंड एलटी साइंस वालों को करवा दूंगा मैं एक पेपर। उसके बाद मैं अन्य पेपर नहीं करवा पाऊंगा, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं पेपर का जो पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज वो किस तरह का रहता है। बाकी जो अन्य वीडियोज़ हैं उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और स्क्रॉल डाउन करके वहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साथ, ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़ेगा इसमें। तो ये है पहली चीज़। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो आई थिंक, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो मैंने रिसर्च कर रहा था तो इसमें मुझे पता चला 55 के अराउंड जनरल कैटेगरी का गया था पिछले बार। लेकिन पिछले बार कंपटीशन काफ़ी कम था, जो कंपटीशन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि पोस्टें आई थिंक 1200 से ज़्यादा थी और आवेदन 30 या 32 हज़ार के आसपास हुए थे। और इस बार की बात करें तो पोस्टें हालांकि ज़्यादा हैं, इस बार 1400 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो आवेदन हुए हैं वो आपके जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें 44,000 बताए गए हैं। लेकिन चूंकि रीओपन हुए थे फॉर्म, तो ये मान के चलिए 46-48 के बीच यहाँ पर आवेदन हुए होंगे टोटल, या 50,000 के आसपास मान के चलिए जो आवेदन हुए होंगे टोटल। तो इस वजह से आवेदनों की संख्या भी बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। वैसे मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से रिसर्च करके, ताकि एक आपको आइडिया रहे कि लगभग कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए। वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और खासतौर से टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपको सही अटैम्प्ट करके आने हैं। बाकी सब्जेक्ट का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने कितना प्रिपेयर किया है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ग्रुप का नेम है वो है आपका चैनल के नेम के समान GOV एग्ज़ाम इन्फो। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी अपडेट्स वहाँ पर भी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ये किसने दिया था या फिर इसके प्रतिपादक कौन थे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है मैकडूगल, टर्बैन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो सी गैस करा है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा इसमें और भी जो बहुकारक सिद्धांत है उसमें और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका कुछ और ऐसे सिद्धांत हैं जैसे कि यूनिफैक्टर, वो किसने दिया था वो आपको कमेंट करके बताना है। 2 फैक्टर जो थ्योरी है वो किसने दिया था वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, ये सारी चीज़ें आप बताइए कमेंट करके। तो इस पर आपको रिसर्च करना और पता करना है ये क्या चीज़ें। अगर आपको मालूम है ऑलरेडी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? थॉर्नडाइक ने दिया था मल्टी फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो दिया था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। तो शिक्षा काल का ये क्वेश्चन है, वैदिक काल, बौद्धिक काल, मुगल काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार जो था वो आपका वैदिक काल में किया जाता था। यहाँ पर जो इस समय का शिक्षा काल था वैदिक काल का, उसमें उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए किस तरह की? नेगेटिव, सहानुभूतिपूर्ण यानी कि सिंपैथेटिक, अग्रोन्मुखी यानी कि फॉरवर्ड ओरिएंटेड, या फिर न्यूट्रल। तो किस तरह का होना चाहिए? जाहिर सी बात है अग्रोन्मुखी यानी कि फॉरवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है, ये पूछा गया है। एग्जाम्पल्स ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अभिभावक और अध्यापक यानी कि पेरेंट्स एंड टीचर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक यानी कि जो सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स है इसकी वजह से है, मानव का जो विकास है वो इस पर निर्भर है, या फिर इन दोनों का योगदान है, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है तो ये होगा आपका वंशानुक्रम और वातावरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो सिमुलेशन या फिर वीडियो अनुरूपण, परफॉर्मेंस, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओन एक्सपीरियंस यानी कि खुद के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बेहतर होगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है? दूसरों के व्यवहार से सीखना क्या कहलाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, या फिर प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम। तो जाहिर सी बात है दूसरों के व्यवहार से सामाजिक अधिगम इसको कहेंगे, दूसरों के व्यवहार से सीखना सामाजिक अधिगम होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है ऐसा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी अगर आपने गेस करा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होगा? फिजिकल डेवलपमेंट से इसका मतलब नहीं है। अवधारणाओं की बात करें तो ये होगा आपका बौद्धिक विकास से, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या बौद्धिक विकास है उससे संबंधित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी यानी कि इंडिविजुअल लर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? डैश में भिन्न होते हैं पूछा गया है। तो जो इंडिविजुअल लर्नर्स होंगे वो विकास की दर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विकास की दर में भिन्न होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन किस तरह होना चाहिए? सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं से, या फिर सतत और व्यापक होना चाहिए, लिखित और मौखिक परीक्षा द्वारा, या फिर गृह परीक्षा द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सतत और व्यापक, यानी कि कंटिन्यूस होना चाहिए मूल्यांकन और जनरलाइज्ड। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सतत और व्यापक, यानी कि बार बार कंटिन्यूस तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का। जैसे स्कूलों की बात करें तो जैसे उसमें बीच बीच में एग्ज़ाम लिए जाते हैं अलग अलग तरह के टेस्ट वगैरह, तो यही होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में, बच्चों के सीखने में कौन सा कारक सबसे इंपॉर्टेंट है? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, या फिर शारीरिक? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सामाजिक। जो सोशल फैक्टर है उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण है। तो क्या होगा?
ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, वियोग दुश्चिंता यानी कि डिसकनेक्शन एंग्जाइटी, सामाजिक दुश्चिंता सोशल एंग्जाइटी, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल एंग्जाइटी, या फिर अजनबी दुश्चिंता स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इमोशनल एंग्जाइटी। इसकी वजह से जब किसी बच्चे को उसकी माँ की गोद से लिया जाता है तो बच्चा रोने लगता है, तो यही कारण है संवेगात्मक दुश्चिंता या फिर इमोशनल एंग्जाइटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का एग्जाम्पल कौन सा होगा, लिखना, फुदकना, दौड़ना, चढ़ना या फिर दौड़ना। तो जो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण होगा ये होगा आपका लिखना यानी कि राइटिंग। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। हालांकि इसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि चीज़ों को उठाना या चीज़ों को महसूस करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो ये होगा आपका राइटिंग यानी कि लिखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि टीनेजर्स कैन एक्सपीरियंस, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बचपन के अपराधों के प्रति डर, दूसरा है आपका आत्मसिद्धि का भाव, सी है यहाँ पर जीवन के बारे में परितृप्ति, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो जो किशोर हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं इन चारों में से, तो ये होगा आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार यानी कि एंजाइटी एंड कंसर्न विथ सेल्फ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। एग्जाम्पल है माई फैमिली, माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड। ऑप्शन सी यहाँ पर है माई स्कूल या फिर माई नेबरहुड। तो कौन सा कंटेंट सबसे परफेक्ट रहेगा नर्सरी कक्षा में विषय वस्तु के रूप में, या फिर जो सिलेबस है या शुरुआत के लिए कौन सा सबसे अच्छा है ये पूछा गया है नर्सरी कक्षा के लिए। तो ये होगा आपका माई फैमिली, मेरा परिवार, ये सबसे सही टॉपिक या सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कि इन चारों में से किसकी आवश्यकता नहीं होती बेसिकली, ये मतलब इसका। तो देखिए पृथक्करण हो गया, अभिभावक की भागीदारी, संवेदनशील बनना, या फिर क्षमता संवर्धन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए जो पृथक्करण है, डिसोसिएशन है, वो आवश्यक नहीं है। तो अभिभावक की भागीदारी जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है, और साथ ही साथ क्षमता संवर्धन, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट भी जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डिसोसिएशन यानी कि पृथक्करण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसने दिया है पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वुडवर्थ ने ये दिया था। इमोशन इज द एजिटेटेड स्टेट ऑफ पर्सन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। तो जो स्कूल है वो शिक्षकों में किस योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, या फिर टेंडेंसी टू टेस्ट यानी कि शिक्षण, माफ़ कीजिएगा, परीक्षण की जो प्रवृत्ति है उसको, या फिर स्मृति को, मेमोरी को, या फिर अनुशासित स्वभाव को। तो ये होगा आपका जो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति है, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, उसको यहाँ पर प्रमोट करेगा कोई भी स्कूल शिक्षकों को में। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो टीचर की बात करें तो परीक्षण करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए इसमें। तो वैसे इसका जो आंसर दिया गया वो है ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज में मीनिंग का यानी कि अर्थ का, वो क्या होगा, ये होगा आपका स्वनिम यानी कि फोनिम। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि प्री एडोलेसेंट टीनेजर
विल बी रूड टू देयर डैश, यानी कि पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर रहेंगे। लाइफ स्टाइल, माफ़ कीजिएगा, पहला ऑप्शन है आपका प्रॉब्लम, दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल, तीसरा है संप्रत्यय या थ्योरी या फिर रियलिटी वास्तविकता। तो जो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी हैं वो समस्या के प्रति अपनी कठोर होंगे, प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 21 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। ऑप्शन है यहाँ पर किशोरावस्था के अंत में, यानी कि जो एडोलसेंस है उसके अंत या फिर एंड में, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में, शैशवावस्था इन्फेंसी में, या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो बालिकाएं हैं उनकी जो लंबाई है, जो गर्ल्स है उनकी जो लंबाई है वो लड़कों या फिर बालकों की तुलना में, बॉयज़ की तुलना में कब अधिक होती है पूछा गया है जनरली, आमतौर पर। तो ये होता है आपका बाल्यावस्था, यानी कि जब चाइल्डहुड होता है तो उसमें ऐसा होता है, ऑप्शन बी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े होने के बाद कोई लड़की लंबी नहीं हो सकती या लड़का छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है इसमें, पर जनरली जो होता है अकॉर्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर जो जनरली देखा गया है उसके अनुसार ये जो क्वेश्चन है वो आपका 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, यानी कि द स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग एंड लैंग्वेज इनकोडिंग। क्या होगा? कुछ यहाँ पर अवस्थाएं दी गई, स्टेट्स दी गई हैं। तो ये है आपका किशोरावस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एडोलसेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा गया है कि विकास के संबंध में सही स्टेटमेंट या कथन कौन सा है। तो पहला है यहाँ पर विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, क्या ये सही है? बी है विकास वृद्धि सूचक होता है, यानी कि ग्रोथ इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। या फिर विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, डेवलपमेंट इज द चेंज इन द एंटायर एस्पेक्ट। या फिर विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से होता है। तो विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, क्या ये सही है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि विकास हमेशा होता रहता है, चाहे वो मानसिक हो, और हालांकि फिजिकल कुछ समय बाद रुक जाता है शारीरिक तौर पर, लेकिन जो विकास है मेंटल लेवल पर वो हमेशा बना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला एक परिवर्तन है, यानी कि हर तरह से जो एंटायर एस्पेक्ट है उसमें ये चेंज होता है, डेवलपमेंट हर तरह से संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये सिद्धांत क्या बताता है? विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत आपको बताता है सर्कुलर, यानी कि वर्तुलाकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है? भय के कारण, या फिर जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होता है, या फिर ड्यू टू सफरिंग, या फिर भूख के कारण। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है, इसकी वजह से जो जन्म के समय शिशु रोता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो ये कुछ ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसकी वजह से ये गुण देखने को मिलता है, या कह सकते हैं ये जो आपका रिवरेंस है फॉर देयर फादर गर्ल्स में, ये किस ग्लैंड की वजह से होता है इन्फेंसी में, शैशवावस्था में? ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रा, ऑडिपस, टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रा ग्लैंड में जो इसकी वजह से जो है ये होता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि
क्लार्क और ब्रिज के ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या चीज़ इंजेक्ट की थी? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला है कि फीमेल हार्मोन्स को इंजेक्ट किया गया था, प्रवेश कराया गया था, या फिर पुरुष हार्मोन्स को, या फिर 5 वर्ष के बालक के हार्मोन को। ऑप्शन डी है यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लार्क और विर्च ने नर चिंपैंजी में फीमेल हार्मोन को इंजेक्ट किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, बालक का विकास वंशानुक्रम का वातावरण का है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। क्या है? योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है, या फिर भागफल है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंट। क्या होगा ये होगा आपका गुणनफल, प्रोडक्ट। तो सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद है आपका 29वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जीवन का सबसे कठिन काल है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो जीवन का सबसे कठिन काल क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका किशोरावस्था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एडोलसेंस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांत जिसे कहते हैं दूध के दांत, टेम्पररी टीथ जो होता है जो बाद में टूट जाते हैं। तो द नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ ऑफ अ चाइल्ड इज कितने होते हैं? 20। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? आनुवंशिकता का तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? तो यहाँ पर बताया गया शुक्राणु या फिर अंडाणु, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र या जीन्स, या फिर सूत्री विभाजन, या फिर अर्धसूत्रण, माइटोसिस, या फिर मॉड्यूलेशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए आनुवंशिकता जो है पूरी तरह से जीन्स पर डिपेंड करती है, या फिर जो गुणसूत्र तथा जीन्स, यही राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि जन्म के समय बालक का भार होता है। तो एवरेज जो नॉर्मली भार होता है बच्चे का, तो वो कितना होता है? ये होगा आपका 6 से 8 पाउंड, इसी के आसपास रहता है, 6, 7 या 8 के बीच आमतौर पर जन्म के समय बालक का भार। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। तो अभी देखा हमने, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुणसूत्री होते हैं, या फिर जीन्स कह लीजिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गुणसूत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा गया है कि बालक के विकास में महत्व है। किसका महत्व होगा? वंशक्रम का, वातावरण का, दोनों का, या फिर भोजन का? तो वंशक्रम और वातावरण इन दोनों का महत्व होगा डेवलपमेंट में चाइल्ड के, या फिर बालक बच्चे के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि दिवा स्वप्नों में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किन में? अब देखिए इससे पहले एक और क्वेश्चन करा था दिवा स्वप्नों का, तो ये थोड़ा सा घुमा के अलग तरह से बनाया गया है क्वेश्चन। द डिज़ायर टू मूव अराउंड इन अ डे ड्रीम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन विच पीरियड, या फिर किस समय होता है ऐसा? शैशवावस्था में होता है, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? तो अभी हम देख ही लिया था इसका आंसर। इसका राइट आंसर है इन एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था में ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन पूछा है कि जो सृजनशील बालक हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं, उनका एक गुण या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर जो क्वालिटी है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है समस्या के प्रति सजगता का अभाव होता है। ये क्वालिटी है क्या क्रिएटिव चिल्ड्रंस में? बी यहाँ पर दिया गया गतिशील चिंतन का अभाव, यानी कि लैक ऑफ डायनामिक थिंकिंग, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होता है उनमें, या फिर अनियमितता उत्तर जिज्ञासा, यानी कि इनवेटेबिलिटी आंसर क्यूरियोसिटी। तो देखिए क्यूरियोसिटी होता है इनके अंदर का, यानी कि क्यूरियोसिटी होता है क्रिएटिव चिल्ड्रंस के अंदर, यानी कि जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है। इस वजह से किसी भी बालक को कह सकते हैं क्रिएटिव बनता है जानने की इच्छा से। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है इसके अंतर्गत एक जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन है
क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। एंगर इज अ टेंडेंसी कॉज्ड बाय इमोशन, उसे क्या कहेंगे? आत्मगौरव या फिर सेल्फ प्राइड, अधिकार, युयुत्सा या फिर दंड। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है युयुत्सा। इसका मतलब होता है युद्ध करने की जो प्रवृत्ति होती है। ये एक हिंदी का शब्द है युयुत्सा। इसका अर्थ होता है, जो मतलब होता है वो होता है आपका युद्ध करने की प्रवृत्ति या फिर इच्छा कह सकते हैं, इसे कहते हैं युयुत्सा। तो यही है क्रोध संवेग के उत्पन्न होने का जो प्रवृत्ति है, इसका एक कारण। तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा गया है कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में ये करते हैं, ये पूछा गया है। किसी अन्य को आइडियल के रूप में। तो पहला है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर सभी में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर वो है आपका एडोलेसेंस। किशोरावस्था में ही ऐसा होता है, जब वो किसी अन्य को अपने लाइफ में आइडल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये राइट आंसर है किशोरावस्था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है कि समान आयु स्तर के बालक और बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन किसका है? तो ये जो था वो था आपका हैरलॉक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इन्होंने ये दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें पूछा गया है कि बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, ये पूछा गया है। इसका मतलब है कि जो बालक है वो उसका जो सोशलाइजेशन है वो किस टेक्निक की मदद से जांच किया जाता है या फिर डिटरमाइंड किया जाता है? इंटरव्यू के माध्यम से, जो सोशियोमेट्री टेक्निक है उसके माध्यम से, इंस्पेक्शन के माध्यम से, या फिर बायोलॉजिकल स्टडी टेक्निक के माध्यम से। तो ये क्या होगा? सोशियोमेट्री टेक्निक, इसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है या फिर डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोशियोमेट्री टेक्निक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया है कि बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या फिर खेलकूद। तो ये होगा आपका नेचर ऑब्जर्वेशन। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वह है आपका प्रकृति अवलोकन। तो ये इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना का बहुलता या फिर समायोजन का अभाव। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होगा आपका संग्रह की प्रवृत्ति। ये नहीं होता है किशोरावस्था में। ये कह सकते हैं जो फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो विशेष किशोरावस्था का नहीं है। कलेक्शन ट्रेंड जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया कि द चाइल्ड हैज़ मेमोरी एट बर्थ। कितना होता है बच्चे में स्मरण शक्ति जन्म के समय? अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या फिर कम? तो जाहिर सी बात है ये होगा आपका वेरी फ्यू, बहुत कम होता है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो किसने माना था ये माना था स्टीफेंस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्टीफेंस के अनुसार जब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है तो इससे जो आईक्यू है या फिर जो बुद्धि लब्धि है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है उसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्टीफेंस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा गया है कि आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है किस एज ग्रुप में, या फिर किस जो एज है किस एज में होता है? यानी कि जन्म से, पहला ऑप्शन है जन्म से 5 साल तक का जो समय है उसमें ये होता है, या फिर 20 से 40, 6 से 12 या फिर 13 से 19 साल तक। तो ये होगा आपका 13 से 19 साल। ये जो एज है इसके बीच जो आत्मगौरव की भावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चरित्र निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं है? द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट हेल्पफुल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन: हैबिट, डिजायर,
सिमुलेशन या अनुकरण और इंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन जो है वो हेल्पफुल नहीं होता है कैरेक्टर फॉर्मेशन में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है कि एट विच एज द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ टाइम, डेट एंड एरिया। तो किस उम्र में जो बालक है वो समय, दिनांक और डेट और क्षेत्रफल से कह सकते हैं अवेयर होना शुरू कर देता है या उसको जानने लगता है। तो एक कौन सा एज ग्रुप है, ये है आपका 9 वर्ष। इस एज ग्रुप से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इस समय से 9 वर्ष से उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि समय क्या होता है, दिनांक क्या है, ये सारी चीज़ें, एरिया क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें पूछा गया कि उत्तर बाल्यकाल का समय कब तक होता है। हाउ लॉन्ग इज अ चाइल्डहुड पीरियड। तो उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो कब तक होता है, ये पूछा गया 48 क्वेश्चन। तो ये होता है आपका 6 से 12 वर्ष। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर 6 से 11 भी दिया रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 6 से 12 वर्ष। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें पूछा गया कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कौन सा है। तो 14 वर्ष की जो आयु है, इसके बाद जो कह सकते हैं जो मेंटल एबिलिटी है वो लगभग पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है बालक का। तो 14 साल इसका राइट आंसर है, 14 ईयर्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें पूछा गया कि निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति अधिक होता है। तो किस अवस्था में ये होता है पूछा गया है। प्रौढ़ावस्था में यानी कि ओल्ड एज में होता है, इन्फेंसी शैशवावस्था में होता है, चाइल्डहुड में होता है या फिर किशोरावस्था में होता है। तो ये होता है आपका बाल्यावस्था में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इन चाइल्डहुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। विच क्वालिटीज आर नॉट गुड मेंटल हेल्थ। ऑप्शन है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, विनित, स्वयं में सीमित, यानी कि अनऑब्स्ट्रक्टिव या फिर लिमिटेड इन इटसेल्फ। तो यही इसका राइट आंसर है, विनित और स्वयं में सीमित। ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। आत्मविश्वास होगा ही, अगर मानसिक स्वास्थ्य है सही है तो आत्मविश्वास और सहनशीलता भी सही है, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता भी सही है और स्वमूल्यांकन की योग्यता भी सही है। तो जो क्वालिटी नहीं है वो होगा आपका स्वयं में सीमित, सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कि सेल्फ सेंटर्ड स्टेट ऑफ चाइल्ड, यानी कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की कौन सी, किस एज ग्रुप में या फिर किस साल तक। तो पहला ऑप्शन है 2 साल तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। तो ये होगा आपका 3 से 6 वर्ष तक जो सेल्फ सेंटर्ड होता है स्टेट चाइल्ड का वो रहता है। तो 20 का राइट आंसर है 6 से, माफ कीजिएगा 3 से 6 वर्ष तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 53rd क्वेश्चन। माँ बाप के साये से बाहर निकल के अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, यानी कि जो पेरेंट्स है उनको छोड़कर ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स या फिर साथी बालकों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये कौन सी अवस्था है जिसमें ऐसा होता है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था। तो ये होगा आपका पूर्व किशोरावस्था, प्री एडोलसेंट। तो 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। तो कौन सी शिक्षण विधि है जो सामाजिकता के गुणों को डेवलप करती है, विकास करती है इसका। समस्या समाधान विधि, प्रयोजन विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति या फिर व्याख्यान विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति है या फिर इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड या फिर सोशलाइज्ड एक्सप्रेशन, या फिर इसके कुछ और नाम है जैसे कि अभी हमने देखा सामाजिकृत अभिव्यक्ति। इसके अलावा परिवीक्षित विधि भी इसे कहा जाता है। तो ये जो है आपका डेवलप करता है सामाजिकता के गुणों को। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें छात्र जो है वो वाद विवाद यानी कि डिबेट स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ प्लानिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो आत्मनिर्णय है
खुद का जो सॉल्यूशन है, आत्मनिर्णय, सॉल्यूशन नहीं, खुद का जो निर्णय है वो यहाँ पर लेने लग जाता है छात्र। तो ये होता है आपका सामाजिकृत अभिव्यक्ति, सोशलाइज्ड एक्सप्रेशन, या फिर जो सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड है उसे कहते हैं सामाजिकता के गुणों को विकास करने वाली शिक्षण विधि। इसके बाद देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह से मदद करता है? यह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गिव्स द टीचर अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लर्निंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका NCF 2005 बल देता है, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है, इसका भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, आखिर में दिया गया है। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। NCF 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? ये होगा आपका लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, इस पर यह बल दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। तो जो वर्कशॉप है नेशनल करिकुलम 2005, ये जो है आपका NCERT न्यू दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू करिकुलम 2005 टीचर्स क्वालिटीज आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी सेक्शंस। कितने वर्गों में ये वर्गीकृत किया गया है? तो ये होगा आपका टू सेक्शंस में ये वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन इज। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन यानी कि जो संशोधन का सिद्धांत है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान का संशोधन, यानी कि रिवीजन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट परमानेंट, यानी कि जो आपके पास नॉलेज है उसे परमानेंट बनाने के लिए, या फिर इसे याद करने के लिए। मेकिंग द होमवर्क ईजियर, जो होमवर्क है उसे आसान बनाने के लिए, या फिर मेकिंग द सब्जेक्ट ईजियर, विषय को आसान बनाने के लिए। तो रिवीजन कोई क्यों करता है? ताकि वो परमानेंट आपके दिमाग में, माइंड में उसका जो नॉलेज है वो रह जाए। तो ये है वो आपका रिवीजन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट परमानेंट। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही प्रश्न नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये सभी ही यहाँ पर सही प्रश्न नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दोज स्टूडेंट्स हु गिव इनकरेक्ट आंसर शुड, यानी कि ऐसे छात्र जो गलत उत्तर देते हैं उनको सही उत्तर दोहराने के लिए कहा जाए। दूसरा है, उन प्रश्न को बार बार नहीं पूछा जाना चाहिए, उनसे सही उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाए, या फिर उनको उत्तर दोहराने के लिए कहा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मेड टू रिपीट देयर आंसर्स। वे छात्र जो गलत उत्तर देते हैं उनको उत्तर देने के लिए उत्तर दोहराने के लिए कहा जाए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र में के उत्तर में भाषा, व्याकरण तथा तथ्यों से संबंधित कोई गलती होती है तो शिक्षक को उस उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए और क्या करना चाहिए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, टेल द स्टूडेंट टू लोकेट मिस्टेक इन दैट आंसर। विद्यार्थियों से उस उत्तर में गलती का पता लगाने के लिए कहें। बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ गिवन अ रॉन्ग आंसर डिस्पाइट ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स देन व्हाट वुड यू डू। आप क्या करेंगे या फिर क्या करना चाहिए? उसे फटकार नहीं लगाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, उसे सही उत्तर देने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर ये सही। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी कि जो फटकार या डांट है वो नहीं लगानी चाहिए, पहली चीज़, निंदा भी नहीं करनी चाहिए, और उत्तर देने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट इज टू। तो प्रोजेक्ट या फिर परियोजना असाइनमेंट जो है इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से यहाँ पर छात्रों के बीच तथ्यों के व्यवहारिक उपयोग की शक्ति विकसित करना,
छात्रों में रचनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों में तलाश करने की इच्छा जगाते हैं, छात्रों के बीच समस्या हल करने की चालाकी को विकसित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका बी, यानी कि छात्रों में जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज करना, इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इलस्ट्रेशन, दृश्य चित्रण का एक उदाहरण है। निदर्शन, चार्ट, मॉडल या फिर ग्राफ। तो ये होगा आपका सिमिले। निदर्शन जो है दृश्य चित्रण का एक उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू बुक ये आंसर दिया गया निदर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दृश्य चित्रण की विधि से तुलना तभी सार्थक है जब छात्रों को पहले से ही दो वस्तुओं में से एक की तुलना करने के बारे में पता हो, छात्रों को पहले से ही दोनों वस्तुओं की तुलना करने के बारे में पता हो, सी छात्रों की तुलना की जाने वाली दोनों वस्तुओं के मॉडल दिखाए गए हों, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि छात्रों को पहले से ही दोनों वस्तुओं में से एक की तुलना करने के बारे में पता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशंस आर पॉसिबल थ्रू मॉडल पेंटिंग बिकॉज, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले चित्रण मॉडल चित्रों के माध्यम से संभव है क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख सकता है। वे एक कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, उनके माध्यम से ज्ञान का विस्तार किया जाता है, या फिर शिक्षण कार्य उनके कारण सरल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि वन कैन सी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इन दैम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखा जा सकता है किसी मॉडल का, तो चित्रों के माध्यम से ये संभव होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, डायरेक्टिव्स आर यूज सो दैट, निर्देशों का उपयोग किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त अवधारणा को अच्छी तरह से समझता है, छात्रों की रुचि विषय वस्तु में बनी रहती है, छात्रों का ध्यान नहीं हटाया जाता, या फिर इन सभी। तो ये जो डायरेक्टिव्स या फिर निर्देश हैं इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये सारे कारण हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है वो अवधारणा को अच्छी तरह से समझ रहा है या नहीं, इसके लिए छात्रों की रुचि विषय वस्तु में बनी है या नहीं, छात्रों का ध्यान नहीं हटाया जाता है। तो ऑप्शन डी, इसका मतलब ये ऑप्शन सी है कि द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नॉट डाइवर्टेड, यानी कि छात्रों का जो ध्यान है वो हटा तो नहीं है। तो निर्देशों का उपयोग इसके लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक टीचिंग एड शुड बी मेड। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए तभी जब उनका उपयोग आवश्यक हो पाठ को विकसित करने के लिए, और इस तरह से छात्रों पर इन एड्स का वांछित प्रभाव बनाने के लिए, या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब आवश्यक हो। इसके अलावा जो पाठ है उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ कर सकते हैं जो छात्र है इन एड्स का यूज़ करके उन पर वांछित प्रभाव, यानी कि जो रिक्वायर्ड या फिर डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो किया जा सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है ये। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि द इलस्ट्रेशन मटेरियल विच हैज़ टू बी यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग शुड बी, यानी कि चित्रण सामग्री जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाना चाहिए किस तरह का होना चाहिए? क्लास में ही तैयार किया गया हो, पाठ योजना में वर्णित हो, यानी कि जो सिलेबस में मैंशनड है या जो लेसन है उसमें जो मैंशनड है उसमें उसके अकॉर्डिंग हो, या फिर केवल तभी दिखाया जाता है जब बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है, या फिर कक्षा के शिक्षण सत्र की शुरुआत में बच्चों को दिखाया गया है। तो चित्रण सामग्री जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान होना चाहिए वो होगा आपका पाठ योजना में जो मैंशनड है, वर्णित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ 70 to 75 क्वेश्चन जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक देखा होगा। तो देखिए कमेंट करके बताइए आपके कितने राइट आंसर है। कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन कर दे, और कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे या फिर रॉन्ग लगे तो मेंशन कर दे ताकि उसे ठीक किया जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।